हेलो एवरीवन, विद्या के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 और चैप्टर है आपका यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति के बारे में इसमें हमें चर्चा करनी है और यूरोप में कैसे समाजवाद आया उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये वाला है आपका पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे मेनली सामाजिक परिवर्तन का युग, कैसे समाज में परिवर्तन आ रहा था, क्या परिवर्तन आ रहे थे और जिसके फलस्वरूप हमें देखने को मिलती है रूस की क्रांति या फिर रूसी क्रांति। क्या कारण रहे, क्या समाज में परिवर्तन आए जिसकी वजह से रूस की क्रांति हुई। तो ये वाले भाग में हम सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का युग, यानी कि वो समय जब समाज बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा था। समाज के परिवर्तित होने के कारण कई रहे हैं, बहुत सारे कारण, जैसे कि करों का ज्यादा होना, जैसे कि जनता के अंदर असंतोष आना, जैसे कि अमीर और गरीब वर्ग का जो बीच का गैप है उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाना, चीजों का महंगा हो जाना। ऐसे कई परिवर्तन थे जो हो रहे थे यूरोप में और जिसने जन्म दिया रूसी क्रांति को। और उसके पीछे एक और कारण भी था कि सन 1789 में हमने पहले चैप्टर में देखा था कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो जो फ्रांस की क्रांति थी उसने सारे समाज को, उस समय का जो समाज था, उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, उसकी पुनर्रचना से संबंध अनेक नवीन विचारधाराओं को जन्म दिया। यानी फ्रांस की क्रांति का परिणाम ये हुआ कि उस समय का जो यूरोपीय समाज था उसमें लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, नई नई विचारधाराएं सामने आई कि भाई कैसे अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना की जाए। ये जो अर्थव्यवस्था है राजतंत्र के अंदर, ये अच्छी नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, समानता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, इसको खत्म करना होगा और एक ऐसी नई विचारधारा या एक ऐसी नई अर्थव्यवस्था को जन्म देना होगा जो अच्छी हो। सामंती व्यवस्था और चर्च के आधिपत्य को समाप्त कर स्वतंत्रता और समानता की भावना पर बल दिया जाने लगा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं को सूत्रपात कर दिया था और यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा होने लगी थी कि भाई जो हमारे अधिकार हैं हमें मिले, उन पर किसका नियंत्रण हो, राजा का नियंत्रण हो या हमारा ही नियंत्रण हो, संविधान के हिसाब से हमारे यहाँ पर शासन चले या फिर राजा के हिसाब से हमारे यहाँ पर शासन चले। भारत में भी उस समय राजा राममोहन रॉय डोरेजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का बहुत अच्छा उल्लेख किया है और इसे हम जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं उसमें हम देखते भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में भी चल रही बहस में सम्मिलित हो गए। उपनिवेशों में घटी अनेक घटनाओं ने इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। इसका मतलब समाज बदल रहा था, समाज एक ऐसी नई विचारधारा की ओर बढ़ रहा था या एक ऐसी नई विचारधारा समाज में आने वाली थी या समाज चाहता था जिसमें सभी को समान अधिकार हो, सभी को स्वतंत्रता हो। और इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांसीसी क्रांति से। हालांकि यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पूरा यूरोप का जो समाज होगा वो परिवर्तन नहीं चाहता होगा। क्यों? क्योंकि जो कुलीन वर्ग होगा उनके तो अधिकार खत्म हो रहे हैं, उनका तो जो आधिपत्य है वो जा रहा है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा समाज बदले, समाज में ये परिवर्तन आए, समाज में समानता आए, स्वतंत्रता आए, वो नहीं चाहेंगे। और इसीलिए इस पर सबकी अलग अलग राय थी। इस काल में सामाजिक बदलाव से संबद्ध विभिन्न विचारधाराओं का उदय हुआ और इसीलिए कई विचारधाराएं आई कि भाई कौन सी अच्छी है, अगर राजतंत्र अच्छा नहीं है तो फिर क्या अच्छा है, कैसी अर्थव्यवस्था की होनी चाहिए जिससे कि सबसे ज्यादा फायदा हो, जिससे कि सबको समानता मिले, जिससे कि सबको स्वतंत्रता मिले, जिससे कि गरीबी दूर हो, जिससे कि महंगाई दूर हो। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। कुछ लोग चाहते थे कि भाई बदलाव हो, समाज बदले, नई अर्थव्यवस्था आए, लेकिन एकदम से नहीं चाहते थे, चाहते थे कि धीमे धीमे करके आए, लंबे समय में आए। यह समूह मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी समाधानों के पक्ष में थे। अब इस वजह से क्या हुआ, समाज में जैसे हम अगर किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, हमें कोई व्यवस्था पसंद नहीं है,
तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई फिर क्या नई व्यवस्था हो, तो आप कुछ और बताएंगे, मैं कुछ और बताऊंगी, हम दोनों के बीच में मतभेद हो सकता है। मैं कहूंगी धीरे परिवर्तन लाया जाए, आप कहोगे नहीं एक ही दिन में सारा कुछ बदल दिया जाए। तो यही चल रहा था उस समय यूरोप के समाज में। कुछ लोग थे जो रूढ़िवादी थे, कुछ कहते थे कि भाई पुराने समय में जैसा चलता था वैसा ही चलने दो, क्यों बदला जा रहा है। कुछ उदारवादी थे, वो कहते थे कि नहीं भाई बदलना चाहिए, और कुछ कहते थे कि तुरंत बदल दो, रेडिकल थे, तुरंत कहते थे कि भाई अभी के अभी बदल दो। नाउ इन्हीं तीनों को हम देखेंगे कि उदारवादी क्या कहते थे, कैसी उनकी विचारधारा थी, रेडिकलवादी जो थे, रेडिकल्स जो थे वो क्या कहते थे, और रूढ़िवादी जो थे वो क्या कहते थे। सबका अपना अलग अलग मत था। जैसे जो उदारवादी थे वो कौन थे, तो उदारवाद एक क्रमबद्ध और निश्चित विचारधारा नहीं है, एक क्रमबद्ध और निश्चित विचारधारा नहीं है। इसका संबंध ना तो किसी युग से है और ना ही किसी सर्वमान्य व्यक्ति विशेष से, यानी कि किसी व्यक्ति ने नहीं उदारवाद का कॉन्सेप्ट दिया है, उदारवाद अपने आप आया है और किसी युग का नहीं है। हमें लगभग हर युग में उदारवाद देखने को मिलता है। यह तो युग युग तथा अनेक व्यक्तियों के दृष्टिकोण का परिणाम है। इस विचारधारा के समर्थक किन विषयों में परिवर्तन चाहते थे, यानी जो उदारवाद को मानते हैं वो परिवर्तन तो चाहते हैं, बट सारे परिवर्तन नहीं चाहते, कुछ मामलों में परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। किस किस में, ये मानते हैं कि उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। क्या चाह रहे हैं उदारवादी कि भाई ऐसी शासन की व्यवस्था लेकर के आ जाओ। जो उदारवादी थे वो ये कहते थे ऐसी शासन की व्यवस्था, बाकी सब तो सही है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन ऐसी व्यवस्था लाओ, ऐसा बस होना चाहिए कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले और सभी को समान जगह मिले, बस इतना कर दें, ऐसा चाहते थे उदारवादी। नेक्स्ट, व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाए। दूसरी बात वो ये कहते थे क्योंकि समाज और राज्य व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के साधन मात्र है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति की डिग्निटी है, गरिमा है, उसको बनाए रखिए, उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखिए। यानी कोई भी शासन आ जाए, चाहे वो संविधान से चले चाहे वो राजा चलाए, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, बस व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा बनी रहे। क्यों? क्योंकि समाज और राज्य व्यक्ति के प्रकृति और उत्थान के साधन मात्र है, उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। तीसरा क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार व्यवसाय करने, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को आवश्यक कर ही लगाने चाहिए, यानी हर व्यक्ति पर जो इतना कर्ज लगा रहा था, कर लगा रहा था राजतंत्र, वो नहीं लगाना चाहिए, जो जरूरी हो वही कर लगाए, और हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से व्यवसाय कर सके, जो अच्छा लगे वो करे, जो संपत्ति अर्जित करना चाहे वो अर्जित कर ले। ऐसा क्या है कि कुछ लोगों को ही संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, कुछ को नहीं है, ऐसा कहते हैं उदारवादी। और क्या कहते हैं, नागरिकों को कानून के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो सके तथा व्यक्ति का विकास तीव्र गति से संभव हो सके। और कहता है कि कानून के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। लॉ बनाइए, कानून बनाइए, फिर नागरिकों को स्वतंत्रता दीजिए। ऐसा नहीं उनकी स्वतंत्रता कभी भी कोई भी आकर के उनकी स्वतंत्रता खत्म कर दे, कानून होना चाहिए, उससे उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और क्या कहते हैं उदारवादी, व्यक्तियों का प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं का दास नहीं बनना चाहिए। प्रगति एवं विकास के लिए यदि परंपराओं का विरोध करना पड़े तो भी करना चाहिए, ये कहते हैं उदारवादी। उदारवादी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी पुरानी परंपरा हमारे समाज में है जो हमारी स्वतंत्रता, समानता, हमें संपत्ति अर्जित करने से रोक रही है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, और उसके विरोध को करके ही हम अपने आप को स्वतंत्र और समान बना पाएंगे। तो ये कहते हैं उदारवादी। यद्यपि ये जो उदारवादी समूह था लोकतंत्रवादी नहीं था, ये नहीं कहते कि लोकतंत्र लाओ। लोकतंत्र क्या है? जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो, ऐसा तंत्र कहलाता है लोकतंत्र। तो उदारवादी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सबको मत देने का अधिकार हो, ये नहीं कहा है उदारवादियों ने। उनके ये सिर्फ 5 पॉइंट है कि ये मिल जाए तो हम मान लेंगे कि हमारे यहाँ पर समाज अच्छा है, बस ऐसा परिवर्तन हमें समाज में चाहिए, बाकी सब तो चीजें ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका, इनके मतानुसार केवल
संपत्तिधारियों को ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी लोकतंत्र की बात नहीं करते। लोकतंत्र में तो चाहे किसी के पास पैसा है नहीं है, सभी को मत देने का अधिकार है। ये क्या कहते हैं उदारवादी, कि सभी को मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, सिर्फ किसको हो, जो संपत्तिधारी है। तो यहाँ पर ये लोकतंत्र के प्रति अपना जो रुझान है वो उतना नहीं दिखाते। नाउ अब आते हैं रेडिकल, जो अमूल परिवर्तनवादी हैं, पूरा आमूल परिवर्तन चाहते हैं, उन्हें कहते हैं हम रेडिकल। ये विचारधारा के जो समर्थक हैं, ये बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। ये कहते हैं जो ज्यादा मत लेकर के आएगा सरकार, शासन उसी का ही होगा, जो नहीं लेकर के आएगा उसका नहीं होगा। ये कहते हैं ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। अब जो संपत्तिधारियों को वोट का अधिकार है ये इसके विरुद्ध थी। ये कहते हैं तो विशेष अधिकार हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कहते हैं रेडिकल। और समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का विशेष अधिकार किसी को भी प्राप्त ना हो। यह समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। ये कहते थे समाज में सभी समान होने चाहिए, किसी को भी ज्यादा किसी को भी कम, किसी भी एरिया में किसी भी क्षेत्र में नहीं मिला होना चाहिए, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो मत हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, व्यवसाय हो, सबको समान होना चाहिए। समूह के अनेक लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। कुछ कहते थे रेडिकल कि भाई महिलाओं को भी मत दीजिए। जब हम सबके मत की बात कर रहे हैं तो फिर सिर्फ महिलाओं को ही मत देने से क्यों अलग रखा गया, उन्हें भी मताधिकार दीजिए, उन्हें निष्क्रिय नागरिक क्यों रखा गया है। प्राचीन रूढ़ियों के यह विरोधी थे और प्राचीन जो परंपराएं थी उनको विरोध करते थे। यह राजा के दैवी शक्ति के सिद्धांत में भी विश्वास नहीं करते थे। कहते थे राजा कोई भगवान नहीं है, राजा राजा है, इंसान है, भगवान नहीं है। राजतंत्र को नष्ट करने के लिए क्रांतिकारी उपाय अपनाने के पक्ष में थे। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना का श्रेय इसी विचारधारा के समर्थक को जाता है। तो दूसरी विचारधारा हमने देखी रेडिकल, जो पूर्ण तरीके से समानता की बात करती है, लोकतंत्र की समर्थक है, महिला मताधिकार के लिए भी बात करती है, राजा को दैवी रूप नहीं मानती, भगवान नहीं मानती है। साथ ही साथ ये कहती है कि रूढ़ियों का विरोध करिए और क्रांतिकारी आंदोलन भी किए उन्होंने अपनी इन रूढ़ियों को खत्म करने के लिए, और फ्रांस का पेरिस कम्यून की स्थापना भी इन्होंने ही की। तो तीसरी विचारधारा हमारे सामने आती है रूढ़िवादी विचारधारा। अब इस विचारधारा के समर्थक जो थे राजतंत्र एवं राजा के दैवी सिद्धांतों में विश्वास करते थे। ये कहते थे राजा जो है भगवान है, उन्हें हमें पूजना चाहिए, उन्होंने जो बात कही उसका हमें पालन करना चाहिए। यह रेडिकल तथा उदारवादी दोनों विचारधाराओं का विरोध करते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंत तक इनकी विचारधारा में तीव्र परिवर्तन आया और इन्होंने भी परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। परंतु ये चाहते थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो और अतीत को पूरी तरह ना ठुकराया जाए। जो रूढ़िवादी थे ये कहते थे अतीत बहुत जरूरी है, जो पुरानी परंपराएं हैं बहुत जरूरी है, उन्हें पूरी तरीके से मत ठुकराइए, उनको अपना करके रखिए और उसी के हिसाब से शासन को चलाइए। तो ये तीन विचारधाराएं थी जो यूरोप में इस समय समाज में चल रही थी। एक उदारवादी है, एक रेडिकल है और एक रूढ़िवादी है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, जो औद्योगिक समाज था, उद्योगों में जो लगा हुआ समाज था, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से लेकर के आया, कैसे औद्योगिक युग से समाज के अंदर परिवर्तन आया। तो जो ये काल था जिसकी हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की, ये औद्योगिक प्रगति का काल था, क्योंकि इस समय पर यूरोप में क्या हो रही है, औद्योगिक क्रांति हो रही है। निम्न सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव हुए और इस औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक बदलाव हमें देखने को यूरोप के अंदर मिलते हैं। यूरोप में नए शहर बने, नए औद्योगिक क्षेत्र बने, रेलवे स्टेशन बने। औद्योगिकरण से महिलाओं, पुरुषों, बच्चों को कारखानों में काम मिला, उन्हें आजीविका का साधन मिला। लेकिन बेरोजगारी की अवस्था अभी भी वैसी की वैसी थी, क्योंकि मजदूरी बहुत कम मिलती थी और काम ज्यादा समय लिया जाता था। तो उनका एक तरीके से क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो उद्योगों ने उनका शोषण बढ़ाया। जैसे ये 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा है, एक व्यक्ति की दृष्टि से उन्होंने इस तरीके का बनाया, ये सब मजदूरी कर रहे हैं।
बहुत तेजी से शहरों का विकास हो रहा था, शहर फैलते जा रहे थे, शहरीकरण फैलता जा रहा था, आवास नहीं मिल रहे थे लोगों को, जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा था। उदारवादियों और रेडिकल के पास स्वयं की संपत्ति थी और इनके अपने कर्मचारी भी थे। इन्होंने यह संपत्ति व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों में लगाना शुरू कर दिया। तो ये सारी दिक्कतें हमें यहाँ पर देखने को मिली। औद्योगिक युग जब चल रहा था उस समय यूरोप के समाज में उदारवादी एवं रेडिकल समूह के लोग सभी लोगों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे। इनके अनुसार गरीबों को रोजगार मिले तथा उनके पास पूंजी है, उन्हें बिना किसी रुकावट के कार्य करने का अवसर मिले। और इसी कड़ी में हम देखते हैं इटली के राष्ट्रवादी गिसस्पे मैजिनी ने 1815 ईस्वी के पश्चात राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर ऐसे इटली के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जहां सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए या सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि औद्योगिक युग जब आया तब यूरोप का समाज में क्या परिवर्तन हो रहे थे। समाज में शहरीकरण बढ़ रहा था, बच्चे बड़े महिलाएं सब काम कर रहे थे लेकिन वेतन कम मिल रहा था। अब यूरोप में कैसे समाजवाद आया। अब समाजवाद पहली बात तो है क्या और यूरोप के अंदर ये कैसे आया इसको हम देखेंगे। तो समाजवाद आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विचारधारा है और मूलतः सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था के लिए किया जाता है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी हैं। ये कहते हैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, जो कुछ भी है पूरा कुछ समाज का है। वह व्यक्ति के स्थान पर समाज को अधिक महत्व देते हैं। लोग जरूरी नहीं है, समाज जरूरी है, सोसाइटी जरूरी है, इंडिविजुअल जरूरी नहीं है। यह उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण चाहते हैं। कहते हैं कि उत्पादन और वितरण पर लोगों का नहीं, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। राज्य निर्धारित करे कि कितना उगाया जाएगा और राज्य निर्धारित करे किसे दिया जाएगा, किसे बांटा जाएगा। समानता और स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। समान होना चाहिए हर कोई। ऐसा नहीं है कि उत्पादन अगर कम हुआ है तो सारा का सारा किसी एक वर्ग को दे दिया जाए। उत्पादन कम हुआ है तो सबको बराबर बांटा जाए, उत्पादन ज्यादा हुआ है तब भी सबको बराबर बांटा जाए और सभी को स्वतंत्रता हो। और वर्तमान में समाजवाद के हमें दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। पहला है बयनवाद यानी विकासवादी समाजवाद। ये क्या था, विकास के माध्यम से समाजवाद की स्थापना में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले विकास करिए और फिर जो इनकम आए और जो पैसा आए वो क्या करें, बांट दिया जाए सभी में बराबर। ये बात करते हैं विकास के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करने की। और जो दूसरे हैं आपके वो है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद कहता है कि ऐसा समाजवाद कहता है कि समाज में बराबर बांटना है तो अमीरों से ले लो और गरीबों को दे दो। ज्यादा मत उपजाओ, ज्यादा मत उगाओ। ये जो अमीरों ने इतना उगा कर रखा है, अमीरों ने जो इतना कमा कर रखा है, इन्हीं को ही पूरे समाज में बराबर बांट दिया जाए। तो ये कहता है आपका मार्क्सवाद। तो दो समाजवादी व्यवस्थाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं यूरोप के अंदर। अब समाजवाद के लिए समर्थन, विचारधारा है तो समाज में उसके लिए समर्थन भी आएगा। तो यूरोप में समाजवाद के लिए समर्थन आते हुए हमें दिखाई देता है कब, 1870 के दशक तक पूरे यूरोप में समाजवादी विचार फैल चुके थे। यानी समाजवादी विचार का मतलब है सरकार के पास में कुछ नहीं है, व्यक्ति के पास में कुछ नहीं होगा, सब कुछ किसके पास होना चाहिए, समाज के पास। किसका भला करना है, समाज का। समाज का भला होगा तो जनता का, लोगों का, व्यक्ति का अपने आप भला हो जाएगा। समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी विचारधारा को फैला सकें। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों द्वारा भी अपनी कार्य स्थितियों और जीवन में सुधार लाने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए गए। और यहाँ पर कुछ पार्टी है, जैसे आपकी फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई जो समाजवाद के लिए काम करती थी। कई जगह पर समाजवादी पार्टियां भी आपकी जैसे बनाई गई जो समाजवाद के लिए काम करती थी। ठीक है नौ, अब आती है यहीं से आपकी रूसी क्रांति शुरू होती है। तो समाजवाद फैलने लगा था धीरे धीरे यूरोप के अंदर और समाजवाद कहता है कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए, सभी को सभी चीजें समान रूप से मिलनी चाहिए और जो कुछ भी है वो किसका है, समाज का है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है। इसमें हमने दो व्यवस्थाएं देखी। एक है आपका जो विकास पर निर्भर है, कहता है कि समाज को अगर उत्थान की ओर लेकर के जाना है,
समाज को अगर हमें आगे लेकर के जाना है तो विकास करो। जब विकास करोगे, एक व्यक्ति विकास करेगा, पूरा समाज विकास करेगा। मार्क्सवाद कहता है कि जो अमीरों ने कमा करके रखा हुआ है वो लो और गरीबों में बांट दो। वो ऐसे समाजवाद की कल्पना करते हैं ना। अब आते हैं हम रूसी क्रांति पर, जो एक दूसरी महत्वपूर्ण क्रांति है यूरोप की। इससे हमारा अभिप्राय उस क्रांति से है जो जार निकोलस द्वितीय, वहां पे था लुई 16 फ्रांस में, यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध अक्टूबर 1917 में हुई। कहाँ हो रही है? रूस के अंदर, और रूस का शासक है जार निकोलस द्वितीय। 1917 में ये क्रांति होती है। यह क्रांति वोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में हुई। तो कोई ना कोई पार्टी होगी, कोई ना कोई एक ऐसा संगठन होगा जो इस राजा का विरोध कर रहा होगा, इस राजतंत्र का विरोध कर रहा होगा और समाज के अंदर क्रांति लेकर के आया होगा। इस क्रांति के वस्तुतः दो चरण थे। पहला, केरेंस्की के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनी जो जनता की किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकी, तो दोबारा से क्रांति होगी, इसलिए इसे त्यागपत्र देना पड़ा और लेनिन के नेतृत्व में सफल क्रांति हुई जिसने रूस को सोवियत समाजवादी संघ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो रूसी क्रांति दो बार होती है। पहली बार जब जार निकोलस द्वितीय हटता है और किसकी सरकार बनेगी? आपकी सरकार बनेगी, अस्थायी सरकार बनेगी केरेंस्की की, और उसके बाद उससे भी जनता परेशान हो जाती है और फिर क्रांति करती है किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में, और फिर स्थायी रूप से निर्मित होती है सोवियत समाजवादी संघ, और जो आज तक भी वहां पर बना हुआ है। ना रूसी क्रांति के कारण बहुत सारे थे, जैसे कि फ्रांस की क्रांति के भी थे। पहला, निरंकुश जारशाही। तो जो शासक था जार निकोलस द्वितीय निरंकुश था, जो मन आता था वो करता था, जनता को बहुत परेशान करता था, जनता का शोषण करता था। ये कब शासक बना? 1914 में जब ये शासक बनता है, निकोलस द्वितीय रूस का शासक बनता है। अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े। युद्धों के खर्च को वह जनता पर लगाए गए करों से पूरा करना चाहता था। फिर वही कार्य कि कर बढ़ाएगा तो जनता विद्रोह करेगी। दूसरा, काश्तकारों की दशा। तो जो काश्तकार थे उनकी दशा बिल्कुल अच्छी नहीं थी। रूस के अधिकांश लोग कृषक थे, भूमि के अधिकांश भाग पर चर्च कुलीनों का स्वामित्व था, काश्तकारों की मजदूरी बहुत कम थी और इसीलिए क्या हुई? क्रांति हुई। उद्योगों का स्तर, उद्योग कुछ ही स्थानों पर विकसित हुए, उद्योग अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, लॉस में चल रहे थे, इसलिए जार निकोलस का विद्रोह करेंगे। फैक्ट्रियों में श्रमिकों की दशा अच्छी नहीं थी, काम ज्यादा करना पड़ता था, वेतन कम मिलता था। समाजवादी दल की स्थापना, समाजवाद का उदय हो चुका था और दल भी बन चुका था, मार्क्सवादी आ चुके हैं और वो कह रहे हैं जार निकोलस को हटाओ और समानता लेकर के आओ, सब कुछ समाज का है। ठीक है, अब बात करते हैं रूसी साम्राज्य 1914। सेम वही बात कही गई है कि जो रूसी साम्राज्य का शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसने अपने आसपास के जो राज्य थे उनको अपनाने के लिए या उन पे कब्जा करने के लिए कई युद्ध लड़े। युद्ध जब भी लड़े जाते हैं पैसे की बहुत हानि होती है, और उस पैसे की भरपाई करने के लिए उसने क्या किया? उसने किया कर ज्यादा लगा दिया। तो जो रूस का जो राज्य था वो बहुत विस्तृत तो हो गया, लेकिन इस राज्य को विस्तृत करने में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ और पैसे का वसूली करी गई आपकी कर बढ़ा करके। अर्थव्यवस्था और समाज उस समय पर बहुत खराब हो गया, बहुत बेकार हो गया। उद्योग धंधे कम चलने लगे, कारीगर जो थे उनको पैसा नहीं मिल रहा था, उनका वेतन कम हो गया था, जिसकी वजह से समाज में बड़ा ही असंतोष फैल गया। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे, यानी एक आपका ऐसा वर्ग था जो कुलीन था और एक ऐसा वर्ग था जो निचला वर्ग था। हड़तालें होने लगी, मजदूरों को वेतन नहीं मिलता था, बहुत कम वेतन मिलता था, जिसकी वजह से हड़तालें होने लगी, परेशान रहने लगे वो लोग। तो फिर आगे जाकर के वो क्या करेंगे? क्रांति। किसानों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, किसान बहुत गरीब थे, उन्हें उनका पैसा, जितनी फसल उगाते थे, जो देते थे सरकार को उसका पैसा, या फिर राजतंत्र को जो देते थे उसका पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा था। उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता था और उनसे बहुत ज्यादा वसूली की जाती थी। सो इन सब कारणों की वजह से देखो यहाँ पर जैसे मजदूरों के सोने के लिए एक डॉर्मेंटरी में बनाया गया बंकर, इस तरीके से मजदूर सोते थे। फिर उसके बाद बेरोजगार किसान, इतने सारे बेरोजगार किसान थे, रोजगार नहीं था, गरीबी थी, महंगाई थी,
उनकी स्थिति बहुत खराब थी, किसानों की और मध्यम वर्ग की। तो इसी वजह से क्या होती है, क्रांति होती है, रूस की क्रांति। समाज में जो ये परिवर्तन आया था, समाज में जो शोषण बढ़ रहा था, उसकी वजह से होती है। तो इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे सेकेंड पार्ट में हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।